एक समय की बात है जब इंसान मेटल की पंखों से उड़ सकता था, जब वो प्लास्टिक के पैरों से समुद्र की गहराइयों में तैर सकता था और जब वो कांच की टाइल्स पर गाने सुन सकता था। उस वक्त में एक लौंडिया थी जो खुशी से अकेली रहती थी और उसे पढ़ने का बहुत शौक था। जो एक कथा विज्ञानी थी और उसका मकसद इंसानों की कहानियों में सत्य का ज्ञान ढूंढना था। इसलिए वो साल में 1-2 बार दुनिया के नए जगहों पे जाती थी जहां उसी के जैसे लोग अपनी कहानियां सुनाने आते थे। लैला एयरपोर्ट पर उतरती है, तभी एक चिलगोजा आकर उसकी ट्रॉली लेकर उसे रास्ता दिखाने लगता है और जब वो मना करती है तो चिलगोजा कहता है कि इस्तांबुल की रहस्यमय कहानियां आपका इंतजार कर रही है। तभी गुलजार पीछे से उसका नाम पुकारता है और वो चिलगोजा अपना रास्ता नापकर भीड़ में गायब हो जाता है। गुलजार उसका वेलकम करता है और अपने कुछ दोस्तों से मिलाता है। गाड़ी में लैला गुलजार से उस चिलगोजे के बारे में पूछती है, लेकिन गुलजार ने किसी चिलगोजे को नहीं देखा और वो मजाक में कहता है कि शायद तुमने कोई जिन देख लिया। वो लोग जिन और भूतों पर थोड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। फिर लैला अपने होटल रूम पहुंचकर चैन की सांस लेती है। शाम को गुलजार और लैला लोगों को एक लेक्चर दे रहे थे। तभी लैला को हॉल के पीछे कोई छवि दिखती है। फिर वो छवि धीरे धीरे पास आती जाती है और जब लैला लेक्चर में कहती है कि विज्ञान सभी पुरानी कहानियों की जगह ले लेगा, तो वो बुढ़ाऊ गुस्से से उस पे झपट्टा मारता है। जब लैला होश में आती है तो सभी लोग उसके लिए तालियां ठोकते हैं। गुलजार उसे डॉक्टर से मिलने कहता है तो वो इसे सफर की थकान कहकर टाल देती है। फिर वो दोनों एक ऐतिहासिक कबाड़ की दुकान में जाकर कुछ फालतू की चीजें खरीद रहे थे। लैला एक जली हुई कांच की बाटली पसंद करती है तो दुकानदार उसे बताता है कि ये चश्मे बुलबुल हो सकता है या उसका फर्जी नमूना। गुलजार एक सुंदर बोतल दिखाता है, लेकिन लैला उस जली हुई बाटली को ही खरीद लेती है। वापस होटल आकर लैला नहाने की तैयारियां कर रही है। वो खाना ऑर्डर कर उस बाटली को धोकर साफ कर रही थी, तभी ढक्कन खुल जाता है और धुआं जैसा कुछ निकलता है। उसे एक बड़ा पैर दिखता है और बेडरूम में जाकर उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। ये एक जिन है जो कुछ बड़बड़ा रहा था। लैला को उसकी भाषा समझ नहीं आती तो वो जीने गुर्रात दूसरी भाषा बोलने लगता है। कुछ चटपटी बातें करते हुए वो जिन आसपास के वातावरण को समझता है और टीवी पर आइंस्टाइन को देखकर इंग्लिश सीख लेता है। फिर वो लैला से उसकी 3 ख्वाहिशें पूछता है, लेकिन लैला कहती है पहले थोड़ी गपशप कर एक दूसरे को जान लेते हैं। लैला उसे अपने बचपन के काल्पनिक दोस्त के बारे में बताती है। वो हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन लैला को डर था कि बड़े होने पर वो दूर चला जाएगा, तो उसने उसे एक किताब में लिख दिया। लेकिन बड़ी होकर उसने वो किताब जला दी और फिर वो कभी नहीं दिखा। तभी लैला का खाना आ जाता है और जिन छुप जाता है। वो जल्दी से खाना अंदर लेकर उस वेटर को भगाकर गेट पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा देती है। जिन उसे स्वादिष्ट पिस्ताचियो खिलाता है जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। लैला पूछती है कि तुम मेरी बाटली में कैसे घुसे। जिन बोलता है ये एक लंबी कहानी है और ये तीसरी बोतल है जिसमें मैं कैद हुआ क्योंकि मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ। फिर वो लैला को अपनी पहली कहानी सुनाता है। जिन रानी शीबा का खिलौना था जो उसे खुश रखता था। फिर एक दिन किंग सोलोमन बहुत सारे रेगिस्तानों को पार कर वहां आया। सोलोमन ने अपने संगीत से शीबा को पटाने की कोशिश की और वो लौंडिया पड़ गई। जिन ने उसका मन बदलने की पूरी कोशिश की तो शीबा ने सोलोमन को बहुत कठिन काम करने को दिए, लेकिन वो लौंडा पीछे नहीं हटा। शादी कर वो दोनों दिन रात जम के मस्ती करने लगे और जब सोलोमन को जिन की भनक लगी तो उसने अपने जादू से जिन को एक बोतल में कैद कर शीबा से दूर कर दिया और शीबा उसके बारे में भूल गई। जिन 2500 सालों तक लाल सागर की गहराइयों में फंसा रहा। लैला उससे पूछती है कि सोने के अलावा तुम उस बोतल में करते क्या थे। वो बोलता है कि जिन कभी नहीं सोते और उसे बताता है कि पहले 100 साल तो मैं अपनी किस्मत को दोष देता रहा। फिर मैंने बोशकोलों से दुआ मांगी और फिर दुनिया के हर एक भगवान से प्रार्थना की, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। तो मैं खुली आंखों से सपने देखने लगा और अपनी जिंदगी की हर एक कहानी याद करने लगा और जब थक गया तो फिर से दुआ प्रार्थना की, लेकिन किसी खुदा ने मेरी नहीं सुनी। फिर लैला उसे अपनी कहानी सुनाती है कि मेरे कोई बच्चे, कोई भाई बहन, माँ बाप कोई नहीं, पर एक पति था। हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जवानी में शादी कर ली और बहुत खुश थे, लेकिन वक्त के साथ दूर होते गए और अब वो किसी और लौंडिया के साथ है। जिन बोलता है कि तुम ख्वाहिश में उसे ही मांग लो, लेकिन वो मना कर देती है। फिर जब जीने अलजाहा उसे ख्वाहिश मांगने की लालच देता है तो वो सतर्क होकर कहती है कि मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि जिन चिकनी चुपड़ी बातें कर कुछ भी अनशन ख्वाहिश मंगवा लेते हैं और अंजाम हमेशा ही बुरा होता है।
जिन बोलता है मैं वैसा नहीं हूँ और सिर्फ तुम्हारी दिल की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। फिर कुछ चटपटी बातें करते हुए लैला कुछ ऐसा बोल जाती है जो सुनकर जिन की फट जाती है। फिर वो अपनी दूसरी कहानी सुनाता है। मुझे नहीं पता किस तरह वो बोतल लाल सागर से निकलकर कहाँ कहाँ गई, पिसी गई, ठोकी गई और प्यार में पागल एक लौंडिया गुलाबो के पास पहुंचा। गुलाबो ने मुझे आजाद किया और उसकी फट के 68 हो गई। गुलाबो ने मुझे बताया कि वो शहजादे मुस्तफ़ा की दीवानी है और पहली ख्वाहिश मांगी कि उसकी नज़रों में मुझे उठा दो। मैंने उसके लिए जापानी तेल बनाया और अपनी बोतल को खोपचे में छुपाने की सलाह दी ताकि मेरी ताकत किसी और के हाथ न लग जाए। मैंने मुस्तफ़ा के कानों में गुलाबो का नाम फुसफुसाया और उसी रात उसने गुलाबो को महल में बुलाया। जब वो दोनों मस्ती कर रहे थे, मैं टाइम पास के लिए लोगों को जज कर रहा था। तब पहली बार मेरी नज़र हसीना पर पड़ी। हसीना सुल्तान सुलेमान की फेवरेट आइटम बनना चाहती थी और उसकी गद्दी अपने बेटों को दिलाना चाहती थी, इसलिए उसने शहजादे मुस्तफ़ा पर नज़र रखवाना शुरू कर दिया। हसीना की चालबाजी देख मुझे अपनी गुलाबो की फिक्र होने लगी और जब मैंने उसे आगाह करना चाहा तो उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांग ली, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुलेमान युद्ध और शासन करना छोड़कर शायरी लिखने लगा था और जब मुस्तफ़ा सेना को इस बारे में समझा रहा था तो हसीना ये देख सुल्तान के कान भर देती है कि सेना आपको हटाकर मुस्तफ़ा को गद्दी पे बिठाना चाहती है और बेचारा शहजादा उनके बीच फंस गया। सुल्तान सुलेमान ने ऐसा फैसला किया जो उसका दिल तोड़ देगा। इसी बीच दूसरी तरफ गुलाबो खुलेआम अपनी प्रेगनेंसी सबको दिखा रही है कि अगले सुल्तान का बेटा मेरे पेट में है और ये खबर हसीना तक पहुंच गई। शहजादा मुस्तफ़ा चुपचाप अपने बाप के बुलाने पर उसके खुफिया तंबू में आ गया और उसका किस्सा वही खत्म कर दिया गया। जिन दुखी होकर लैला को बताता है, जब मैंने ये खबर गुलाबो को बताई तो वो अपने प्यारे मुस्तफ़ा के गम में मुझे ही दोष देने लगी। मैंने कहा अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगकर अपनी जान बचाकर कहीं दूर चली जाओ, लेकिन वो डर के भागने लगी और कातिलों के हाथ आ गई। जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो शैतान के एक बंदे ने मुझे रोक दिया और जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। जिन कहता है इस तरह तीसरी ख्वाहिश नहीं मांगी जाने पर मैं बोतल में फंसा रहा। लैला बोलती है कोई और भी ख्वाहिशें मांग सकता था, लेकिन जिन की बोतल ऐसी जगह छुपी थी जो सिर्फ गुलाबो को पता थी। जिन ने बहुत कोशिश की, लोगों को उस जगह की ओर आकर्षित किया, दूर तक जाकर चिल्लाया, भीख मांगी, लेकिन किसी ने न सुनी। वो ये 100 सालों तक करता रहा और 1620 में हाथ में तलवार लिए एक लड़का उम्मीद बनकर आया। वो लड़का मेरी आवाज को महसूस करने लगा और उस जगह पहुंच गया। वो दोनों भाई मुझे आजाद करने ही वाले थे कि उनकी माँ कुसुम आ गई, जो कि उस समय के सुल्तान की विधवा थी और ये लड़के आने वाले सुल्तान थे। मैं उस लड़के के साथ उम्मीद में रहने लगा, लेकिन 11 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठ गया और सुल्तान मुराद बना। युद्ध में उसे हराना नामुमकिन था। उसके किस्से दुनिया भर में सुनाए जाने लगे और मेरे आजाद होने की उम्मीद खत्म होती गई। जिन लैला को बताता है कि वो पूरी तरह हार मान चुका था। मुराद लापरवाह होता गया तो उसकी अम्मी कुसुम ने छोटे बेटे इब्राहिम को एक कमरे में कुछ लौंडियों के साथ बंद कर दिया ताकि अगले सुल्तान का इंतजाम हो पाए। इब्राहिम उस कमरे के अंदर ही जन्नत समझकर कभी बाहर नहीं निकला। तभी मुराद दुनिया जीतकर वापस आया। वो खून का प्यासा हो गया था। लैला उसे बीच में टोक कर पूछती है कि कोई कितनी भी बुरी ख्वाहिश मांगे क्या तुम पूरी करोगे, लेकिन जिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुराद को लगने लगा कि वो अमर है और अनंत तक राज करने के लिए उसे अपने सभी प्रतिद्वंद्वी को मारना होगा। वो इब्राहिम को मारने वाला था, लेकिन कुसुम उसे रोक लेती है। मुराद अपने भाई का हाल देखकर चला जाता है। कुसुम उससे डरने लगती है और हर वक्त उसे नशे में रखती है। उसने मुराद का मन कहीं और लगाने का सोचा और पूरी दुनिया से मनोरंजक बुलाए, लेकिन कोई भी उसकी बेरहमी से नहीं बचा। फिर एक बुढ़ऊ आया जिसका नाम था दुर्गेश। उसकी कहानियां सुल्तान मुराद के दिल को छू जाती थी और वो दुर्गेश की कहानियों का गुलाम बन गया। दुर्गेश ही उसका एक सच्चा दोस्त था और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अपनी आज़ादी भूलकर मैं खुद भी उसकी कहानियों में डूब जाता था। जब दुर्गेश गुजर गया तो पूरे साम्राज्य की फट गई कि मुराद फिर से खून खराबा करेगा, लेकिन वो सिर्फ उसके पास बैठकर दुख मनाता रहा और नशा करता गया। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने उसे उस जगह पर आकर्षित किया। लैला बोलती है कि वो उस पत्थर को उठाने के लिए बहुत कमजोर है। जिन कहता है इतना कमजोर कि वो वहाँ का दरवाजा भी नहीं खोल पाया और वापस जाकर पी पी कर मर गया और मैं उस पत्थर के नीचे बोतल में फंसा ही रह गया। थोड़ी फालतू की बातें करने के बाद जिन आगे की कहानी बताता है।
इब्राहिम को उस कमरे से घसीटकर गद्दी पर बैठाना पड़ा। उसने अपनी फेवरेट रखेल मीठी को वजीर बना दिया और एक दिन वो उस जगह पर नहाने आई और फिसल कर गिर कर उस पत्थर की माँ बहन एक कर दी। मैं आज़ाद होकर उतावला हो गया और उस पर 3 ख्वाहिश मांगने के लिए जोर डालने लगा। तो उस बेवकूफ़ ने ख्वाहिश मांगी कि वापस अपने बोतल में जाकर समुद्र की गहराई में डूब मरो और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। लैला और जिन कुछ चटपटी बातें करते हैं और उनकी थोड़ी नोक झोंक हो जाती है और लैला 3 बहुत ही फालतू और आसान ख्वाहिश मांगती है। जिन उसे बहुत समझाता है। थोड़ी लड़ाई करते हुए लैला फिर से कुछ ऐसा कह जाती है कि जिन की दोबारा फट जाती है। लैला समझ जाती है कि ये बात उसकी तीसरी कहानी से जुड़ी है जो कि जिन के दिल के बहुत करीब है। लैला के बहुत कहने पे जिन आखिरी कहानी सुनाता है जो कहानी थी जीनत की। जीनत एक अनाथ थी जिसकी 12 की उम्र में एक अमीर बूढ़े व्यापारी से शादी हो गई। उसकी 2 और बीवियां थी जो जीनत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बंगले में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। किस्मत से मेरी बोतल प्यार के तोहफे के रूप में उस तक पहुंच गई और अपने शौहर को खुश करने के बाद उसने तिगड़म लगाकर बोतल खोल मुझे आज़ाद कर दिया। जल्द ही हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मैंने उसे भी अपनी कहानी सुनाई जैसे मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। जीनत ने मुझे अपने कारनामे दिखाए। वो दा विंची की तरह बहुत ही पहुंची हुई कलाकार थी, लेकिन किसी ने उस पिंजरे में कैद चिड़िया की कला को नहीं देखा। जीनत को लगने लगा कि वो एक चुड़ैल है और अगर वो एक मर्द होती तो लोग उसकी बुद्धि की तारीफ करते। उसे दुनिया का ज्ञान चाहिए था और मैं समझ गया उसकी पहली ख्वाहिश क्या थी, जो पूरी कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे दुनिया भर की ज्ञान की किताबें लाकर दी और पढ़ पढ़ कर हम उन्हें बोतलों में रखते गए। दुनिया भर का ज्ञान अपने छोटे से पिंजरे में पाकर वो बहुत खुश थी और मैंने अपना दिल उसको दे दिया। लैला ये सुनकर थोड़ी जल जाती है। इतना ज्ञान पाकर उसे प्यार और मस्ती के बारे में सब पता था और उसका पति उसके लिए पागल हो गया। उसके बिजी होने पर मैं दुनिया घूमता था और वापस आकर उसे सब बताता था। लैला बोलती है उसने वहां से आज़ाद होने की ख्वाहिश क्यों नहीं मांगी। वो आगे बताता है जीनत के लिए आज़ादी से बढ़कर भी कुछ था। उसे दुनिया और समय का पूरा ज्ञान जानना था, लेकिन उसे लगा कुछ कमी है तो उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी और मैंने उसे जिन की तरह जागते हुए सपने देखना सिखा दिया और अब उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रही। उसने यह भी प्रूव कर दिया कि जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। जिन लैला से कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, अपनी आज़ादी से भी ज्यादा, और अब मैं चाहता था कि वो इस पिंजरे में हमेशा मेरे साथ रहे। जब मैंने उसे तीसरी ख्वाहिश मांगने से रोका तो उसने मुझ पर उसे कैद करने का इल्जाम लगाया, ठीक उसके पति जैसा। मैंने माफी मांगी और समझाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने उस बोतल में कैद रहना भी मंजूर किया, लेकिन गुस्से में रोते हुए उसने कह दिया कि काश मैं तुमसे कभी मिलती ही नहीं, और वो हो गया। मैं उस बोतल में कैद हो गया और वो मेरे बारे में सब भूल गई। जिन लैला से कुछ दिलचस्प और दुख भरी बातें करता है। फिर लैला बोलती है मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे प्यार करो जैसा कि तुम शीबा और जीनत से करते थे। मुझे वो चाहिए। जिन उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है और वो एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। फिर वो उसे अपने साथ अपने घर आने बोलती है और एयरपोर्ट में थोड़ी दिक्कत के बाद लैला उसे घर ले आती है। वहाँ के शोर गुल्ले की उसे आदत नहीं होती और वो लैला को सुनाता है कि उसे कहाँ तक सुनाई देता है, तो उसकी फट जाती है। फिर उसकी पड़ोसन 2 खूबसूरत बुड्ढियाँ कुछ फालतू की बातें करती हैं और उनकी थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, तो जिन कहीं दूर बज रहे पियानो की आवाज़ सुनाकर उसे ठंडा करता है। अगले दिन काम से आकर लैला उन बुड्ढियों को जिन की स्वादिष्ट पिस्ताचियो खिलाती है और उनसे दोस्ती कर जिन से मिलाती है। सब बढ़िया चल रहा था। जब लैला काम पे जाती थी, जिन इस नई दुनिया में घूमकर नई नई चीजें सीखता था और रात को साथ मिलकर कुछ दिलचस्प बातें करते थे। एक दिन लैला घर आकर जिन को खोजती है और उसे नीचे बेसमेंट पे बेहोश पड़ा पाती है। वो होश में नहीं आता तो लैला अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगकर उसे होश में आने बोलती है। जिन होश में आकर हड़बड़ी में उसे कहीं बाहर पिकनिक में चलने बोलता है। वो बहुत घबराया हुआ था। लैला समझ जाती है कि इस दुनिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जिन के शरीर को खत्म कर रही हैं। लैला उससे अपनी पहली ख्वाहिश के लिए माफी मांगती है और अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगती है कि तुम अपनी असली दुनिया में चले जाओ जहां तुम चैन से रह सको। जिन की बोतल टूट जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जिन गायब हो जाता है। लैला उसके कपड़ों को डब्बे में डालकर बेसमेंट में रख देती है। 3 साल बाद लैला एक गार्डन में बैठकर उस जिन की कहानी लिख रही है और आसपास लोग मौज मस्ती कर रहे हैं।
और जब वो घर जा रही थी, पीछे से जिन आ जाता है। वो दोनों मिलते हैं और मजे करते हैं। जिन लैला के जीवन काल तक समय समय पर मिलने आता रहा और वो दोनों बहुत खुश थे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख पाएं। धन्यवाद।